और हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे और टॉपिक का नाम था हमारा आइजा 315 ऑडिट रिस्क। ये स्टैंडर्ड कहता क्या है आपसे, इसको जल्दी से हम 10 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड आपसे कहता क्या है, ऑनलाइन वालों आपको वीडियो और ऑडियो सही है बच्चों? ये स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ठीक है जी। और अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ऑब्टेन करनी है? आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन आपने सबसे पहले किस चीज की करनी है बच्चों? हाँ भाई, एनवायरनमेंट की, कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। सर क्या मतलब एनवायरनमेंट का? कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस कंपनी के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई हो रही है, और क्या इसके अलावा भी कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। आपने इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अच्छा, जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, द नेक्स्ट स्टेप इज कि जी आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है फिर, एंड अब आप जाके कंपनी की कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लूं क्या? चार ही चीजें होती हैं कंपनी, प्यारे बच्चों। पहली चीज कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, दूसरी चीज इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स कौन है, बनाई किसने कंपनी, तीसरी चीज पैसा कहां से आया और पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया। इन चार चीजों की आप अंडरस्टैंडिंग ले लें कि भाई सबसे पहले आप नेचर एंड ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ले लें, दूसरी चीज आप अंडरस्टैंडिंग ले लें ओनरशिप एंड गवर्नेंस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठा है, तीसरी चीज कंपनी की फाइनेंसिंग कहां से होती है, और चौथी अंडरस्टैंडिंग आप लें किस चीज की, इन्वेस्टमेंट। यहां तक आप अंडरस्टैंड। अच्छा, जहां आपने ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली प्यारे बच्चों, अगली चीज जो मुझे करनी होगी वो ये करनी होगी कि जब मैंने एनवायरनमेंट और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली, देन आई वुड बी इन अ पोजीशन कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चों, इवेल्युएट कर सकता हूं कि क्या कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे अप्रोप्रिएट लग भी रही है कि नहीं लग रही। मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग ली, जहां मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद मैं एक और चीज को कंसिडर करता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम क्या है, बिजनेस रिस्क। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले कंपनी ने, सबसे पहली चीज कंपनी अपने ऑपरेशन से रिलेटेड बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है कि जी मेरी कंपनी में क्या क्या बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। उन बिजनेस रिस्क को ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेगा? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, यानी दरवाजा बंद कर देना। और जहां ऑडिटर बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर लेगा, देन ऑडिटर वुड बी इन अ पोजीशन कि उस बिजनेस रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में सारा डिस्कस किया था। और फिर आखिरी चीज हमारे पास होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसको भी हमने इलस्ट्रेशंस में देखा था कि जी किस तरीके से अगर आपको बैलेंस शीट और पीएनएल के नंबर्स दिए हुए हैं, उससे भी आप एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल, आपको सवाल में ये लिखा हुआ दिया जा सकता है कि जी अगर आपने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपको पता चला कि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, और चूंकि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है, देयरफॉर कंपनी की सेल्स क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई। तो आपने कहा भाई रिस्क के पीपी इंपेयर्ड है, रिस्क के इन्वेंटरी इंपेयर्ड है। ये चीज आपको लफाजे लिख के ना दे, ये आपको क्या कर सकता है, बैलेंस शीट और पीएनएल दे देगा, और पीएनएल में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई होगी 2018 का रेवेन्यू 100 मिलियन और 2019 का रेवेन्यू 60 मिलियन। और आप कहोगे चूंकि रेवेन्यू कम हो रहा है, जिस वजह से भी कम हो रहा है, चूंकि रेवेन्यू कम हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट मींस पीपी और इन्वेंटरी क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है। यहाँ तक बात आपको समझ आती है? तो हमने कहा था इस तरीके से ये हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन, जहां हम ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे, हमने कहा इससे होगा क्या, इससे होगा ये हमारे पास कुछ रिस्क होंगे। क्या रिस्क होंगे? या तो हमारे पास रिस्क होगा प्यारे बच्चों किस चीज का, ओवर स्टेटमेंट का, या हमारे पास रिस्क होगा प्यारे बच्चों किस चीज का, अंडर स्टेटमेंट का। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, नॉर्मली मेरे पास एसेट और इनकम में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है, और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस में अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होता है। मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा रिस्क किस लेवल पे होगा, या तो एफएस लेवल पे होगा या फिर एजर्शन लेवल पे होगा। तो मैंने कहा लेट्स से अगर एजर्शन लेवल पे है तो या तो बैलेंस शीट के किसी आइटम पे होगा, या तो फिर किसी रेवेन्यू, या तो पीएनएल के आइटम में होगा रेवेन्यू, या तो बात समझ आती है सब? अच्छा, फिर हमने कहा हमारे पास बैलेंस शीट में क्या एग्जर्शंस अवेलेबल थी, हमारे पास बैलेंस शीट में एग्जर्शंस अवेलेबल थी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। और हमारे पास पीएनएल में थी अकरेंस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास कुछ पीएनएल के एसर्शंस हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जहां आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट या पीएनएल की एसर्शन लेवल पे लिंक कर दिया, फिर आपने एक चीज सोचनी होगी, क्या किस एसर्शन के ऊपर या इस बैलेंस शीट के ऊपर आईएफआरएस क्या कहता है, कौन सा रेलिवेंट आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है, उस रेलिवेंट आईएफआरएस की कौन सी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है, और आपने कहना है कि जी देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज पर आईएफआरएस ना क्यों। क्या बात समझ आती है? अच्छा, हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखी थी, इलस्ट्रेशंस के अलावा हमने कुछ सवाल देखे थे। हम एक काम कर लेते हैं, आज हम एक और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सवाल पढ़ रहा हूं आपके साथ। ये विंटर 2017 का सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। यू आर दी ऑडिट मैनेजर ऑफ महमूद ऑटो लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ML assembles and manufactures a wide range of motor vehicles. All the motor vehicles sold by the company are under warranty up to a mileage of 50,000 kilometer and are also eligible for the free services every quarter for 2 years. The extract from the draft financial statement prepared by the management are as follows. आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एसेट्स दिए हुए हैं। सही है, ये आपने पढ़ना है। During the course of the audit, you came to know that there have been 37 instances of serious accidents involving the newly manufactured cars, where the company had to pay compensation aggregating rupees 145 million plus the cost of repair amounting to rupees 14 million. हमने सवाल सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ इतना सवाल आपको दिया हुआ है। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क इन दी अबव सिचुएशन। प्यारे बच्चों, आपने अब एक बार खुद से सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपने किस चीज को आइडेंटिफाई करना है? ऑडिट रिस्क नहीं, सवाल पढ़ते हुए किस चीज को आइडेंटिफाई करना है? रिस्क फैक्टर को। तो अब आपका अगला टारगेट ये है कि 10 मिनट आपने कोई ड्राफ्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सवाल को तमीज से पढ़ना है, सवाल को ऑब्जर्व करना है, और सवाल में जो रिस्क फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को आपने क्या करना है? उन रिस्क फैक्टर्स को आपने सुकून से बैठ के हाईलाइट करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? रिस्क फैक्टर हाईलाइट करना। अगले 10 मिनट का आपका टारगेट है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर, जितना सवाल मैंने पढ़ा है उतना बैलेंस शीट पैनल आपने खुद से देखनी है, और जितना मैंने करा है उसके बेसिस पे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। यार उसको मेरी पानी की बोतल पड़ी है कि बोले आवा। ending 31 दिसंबर 2017, the company assembles and manufactures a wide range of motor vehicles. सर एक चीज समझ में आती है, कंपनी का ऑपरेशंस क्या है? कंपनी का ऑपरेशंस है मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है।
ये कंपनी का ऑपरेशन है। अच्छा, all the motor vehicles sold by the company are under warranty up to a mileage of 50,000 किलोमीटर and are also eligible for free services every quarter for मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? मोटर व्हीकल्स को, और इन मोटर व्हीकल्स को सेल भी कर रही है, प्लस वारंटी भी दे रही है, प्लस फ्री सर्विस भी दे रही है। कितने लोगों ने इस लाइन को हाईलाइट कर लिया था? जबरदस्त। क्या इससे कोई रिस्क अराइज हो सकता है? ये रिस्क नहीं है प्यारे बच्चों। देखें, कोई भी आईएफआरएस आपको मना नहीं करता कि आपने वारंटी देनी है। आईएफआरएस उसकी तो ये ना कहे दिस इज द ऑडिट, दिस इज द रिस्क फैक्टर। इसकी वजह से कोई ना कोई इस कंपनी में ऑडिट रिस्क, ये इंफॉर्मेशन बैंक में रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन बैंक में रेलिवेंट नहीं होती तो बैंक में इस तरह के रिस्क मेरे पास नहीं होते। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोटर व्हीकल है। मुझे एक बात बताएं, क्या रिस्क हो सकता है इसके ऊपर? बेहतरीन। आपने कहा भाई, आपने तो सबसे पहले इस लाइन को पकड़ लिया। क्या इस लाइन को पकड़ लिया भाई? आप क्या दे रहे हो? वारंटी दे रहे हो। चूंकि आप वारंटी दे रहे हो, देयरफॉर वारंटी देने की वजह से एक रिस्क हो सकता है। कहां पे रिस्क हो सकता है? पीपी में रिस्क नहीं हो सकता, इन्वेंट्री में रिस्क नहीं हो सकता। कहां रिस्क हो सकता है प्यारे बच्चों? प्रोविजन फॉर वारंटी में, कि शायद मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर वारंटी की अकाउंटिंग एज पर IAS 37, अगेन मैं आपसे कह दूं ये बिल्कुल बेसिक ड्राफ्टिंग है, हमने फिर इसकी एडवांस ड्राफ्टिंग भी सीखनी है, सही है? तो देयर इज अ रिस्क प्रोविजन फॉर वारंटी की प्रोविजनिंग एज पर, मैंने कहा व्हाट इज ऑडिट रिस्क? FS मे नॉट बी इक्वल टू IFRS। तो मैंने कहा प्रोविजन फॉर वारंटी, किसी ने नोट नहीं करना है, सुनते रहना है। प्रोविजन फॉर वारंटी के ऊपर कौन सा IAS अप्लाई होता है, कौन सा IFRS अप्लाई होता है? IAS 37। आपने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। क्यों? शायद 100 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़े, मैनेजमेंट ने शायद 50 या 60 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा। तो आपने कहा देयर इज अ रिस्क कि शायद मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग एज पर IAS 37 कैलकुलेट नहीं की होगी। क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। क्या इसी लाइन में जितना मैंने अब तक लिखा है, ये जो मैंने लिखा है पूरा बॉक्स, क्या इसमें कोई और रिस्क भी हो सकता है प्यारे बच्चों? कोई और रिस्क भी है इसमें? एक और रिस्क क्या है? अब सर एक और रिस्क है, किस चीज का सर? इसी लाइन की वजह से बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क है। इसी लाइन की वजह से देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्या? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू पे क्या रिस्क है? रेवेन्यू पे रिस्क ये है कि भाई सवाल के हिसाब से तो इस सवाल में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और जब तक हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो मैं बहुत सादा खुशबू लिख रहा हूं कि भाई देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। लेकिन आप सुन लीजिएगा इसकी एक एडवांस, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ताकि जब हम इसी सवाल को वापस से करना है, हमने कब करना है? जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ लेंगे, फिर इन सवाल के ऊपर हम वापस से रिस्क, ताकि फिर हम रिस्क और प्रोसीजर्स को आपस में अलाइन कर सकें। तो मैं अगर IFRS 15 के हिसाब से कह रहा हूं तो मैं एक अच्छा रिस्क भी ड्राफ्ट कर सकता हूं। और अच्छा रिस्क क्या है? अच्छा रिस्क ये है कि भाई ट्रांजैक्शन प्राइस को तो एलोकेट होना चाहिए किसमें? परफॉर्मेंस। एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने वो एलोकेशन सही नहीं की होगी। एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का डिफरेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने रेवेन्यू उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अभी हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं ताकि हम एक चीज ये सीख लें, रिस्क फैक्टर सवाल से कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको लिंक करना है। वंस यू लिंक, उसके ऊपर IFRS कौन सा है, और आपने एक जनरल रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई शायद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू IFRS के हिसाब से रिकॉर्ड, फिर उसके एक एडवांस ड्राफ्टिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे। डन हो गया भाई? अच्छा जी, बेहतरीन। तो इस पैराग्राफ से मैंने, अच्छा इस पैराग्राफ में मैंने नंबर्स को नहीं देखा है। इस पैराग्राफ में मैंने किस चीज को देखा है प्यारे बच्चों? इस पैराग्राफ में मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, इस पैराग्राफ में किन चीजों को देखा है? इस पैराग्राफ में मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ जो ICAP ने मुंह के फायर किए, सिर्फ मैंने उसको देखा है। मैंने अभी तक नंबर्स को नहीं देखा है। अब हम नीचे आते हैं और नंबर्स को देखते हैं। और अब हमने नंबर्स को देख के क्या करना है प्यारे बच्चों? यहां से मुझे देख के बताएं, नंबर्स को देख के हमने क्या करना है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स कि नंबर्स मुझे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि नंबर से मैं कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। The extract from the draft financial statement prepared by the management are as follows. रेवेन्यू क्या हुआ है? रेवेन्यू में भाई रेवेन्यू डिक्लाइन किया है। जहां इस कंपनी का रेवेन्यू, सवाल में कुछ नहीं लिखा कि नया कॉम्पिटिटर आया, सवाल में कुछ नहीं लिखा कि जी क्या कहते हैं कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, सवाल में कुछ नहीं लिखा कि जी कैसी कॉम्पिटेंट न्यूज। सिर्फ उसने क्या लिख के दे दिया आपको? दो नंबर, 70 अरब रुपए और 54 अरब रुपए। ठीक है, ऐसे नंबर दिया। आपने फौरन से कहा कि भाई कंपनी का रेवेन्यू क्या हुआ है? प्यारे बच्चों, कंपनी का रेवेन्यू
कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन होना इज नॉट द ऑडिट रिस्क, ये रिस्क। अब मैं आपको अगले 3 मिनट दे रहा हूं सिर्फ इस लाइन से प्यारे बच्चों, सिर्फ इस एक लाइन से, द रेवेन्यू हैज बीन डिक्लाइंड बाय रुपीस दिस, यही लाइन है ना, या बाय डिक्लाइंड बाय दिस परसेंट। इससे मुझे 2 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई ड्राफ्ट करके दें जल्दी से। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इस एक लाइन से मुझे 2 मिनट के अंदर 2 ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करके दें, छेती छेती। सुमेर आपने बिल्कुल सही लिखा है बेटा, लेकिन इसमें आपने जहां आपने लिखा ना कि रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, आपने एक रिस्क मिस कर दिया है। और कोशिश करिए कि हर रिस्क अलग पैराग्राफ में होना चाहिए, 4 रिस्क एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाई 10% और 20%, therefore इसकी वजह से therefore there is a risk of overstatement of पीपी। रेवेन्यू के कम होने की वजह से पीपी की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मसला नहीं है। किस चीज का मसला है? अगर मैं पीपी की वैल्यूएशन भी देखूं तो पीपी की वैल्यूएशन बहुत सी चीजें होती है, कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन होती है, एस्टिमेट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। इन चारों में से कोई भी मसला इसकी वजह से नहीं है। सबसे पहला काम आईएफआरएस पे करना है, उस आईएफआरएस की रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। मैंने कहा किस चीज का रिस्क हो सकता है, किस चीज का रिस्क हो सकता है? इम्पेयरमेंट का। मैंने तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई करा कि शायद मैनेजमेंट ने 36 के हिसाब से एडिक्वेट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना किया, या पीपी, इन पीपी में इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है और मैनेजमेंट ने एडिक्वेट इम्पेयरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 36 कैलकुलेट ना की होते हैं। यहां तक बात सबको समझ आती है? अच्छा बेहतरीन। क्या इसी सवाल में, क्या इसी रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से प्यारे बच्चों, क्या मैं कोई और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? एक और रिस्क क्या है? आप सोचें आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। जब आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही। जब आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगेन एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मसला नहीं है, किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन का। और क्या वैल्यूएशन का मसला है कि शायद मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग IS2 के हिसाब से रिकॉर्ड, शायद इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड ना किया हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IS2। अगेन IS2 की वैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें हैं, FIFO मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं, ये सारी वैल्यूएशन की असर्शन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। कौन सी रेलेवेंट है कि इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और मैनेजमेंट ने शायद इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड ना किया। क्या यहाँ तक बात सबको समझ आती है भाई? अच्छा बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी और इस एक लाइन से मैंने बड़े जबरदस्त रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ता हूँ सवाल में, ठीक है? मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखता हूँ। तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्यारे बच्चों अब एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बिकॉज ये ऐसी चीजें आपके साथ पेपर में होंगी, तभी मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखूं, क्या कोई और रिस्क फैक्टर है पीपी के रिस्क के लिए? मैडम जो पीपी में अगर आप देखें तो क्या कोई और रिस्क भी है? बड़े गौर से बात सुनिएगा मेरी बात को। आपने पीपी की इंपेयरमेंट के ऊपर एक रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, बट व्हाट वाज द रिस्क फैक्टर? रेवेन्यू डिक्लाइन। लेकिन मैं उसको लिंक भी तो कर सकता हूं कि रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है प्लस पीपी में सिग्निफिकेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट आपने अपने प्लांट एंड मशीनरी में करी, उसके बावजूद आपका रेवेन्यू बढ़ा नहीं बल्कि रेवेन्यू क्या हो गया? डिक्लाइन कर दिया। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ PP because PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर पीपी की इंपेयरमेंट के लिए देयर आर मोर देन वन रिस्क फैक्टर्स। सुनिएगा मेरी बात, पहला रिस्क फैक्टर रेवेन्यू का डिक्लाइन होना, दूसरा रिस्क फैक्टर पीपी का बढ़ना, और पीपी के बढ़ने के बावजूद आपका रेवेन्यू, पता है ना कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किए जा रही है, उसके बावजूद उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा, इट मींस प्लांट से सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा, तो इसका प्लांट शायद क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है। कि ये बात आप लोगों को समझ आती है प्यारे बच्चों? मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। बट मैं एक और चीज भी कह सकता हूँ, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मेरा रिस्क चेंज नहीं हुआ, मैंने एक और रिस्क फैक्टर साथ में ऐड कर दिया। कि ये बात समझ आती है? और ये और ऐड होते रहेंगे, असल चीज आपको सिखानी है, ये और चीजें ऐड होती रहेंगी। बट मुझे एक बात बताएं, क्या मैं सिर्फ इसको देख के रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है? भाई बताएं, पीपी में। क्या पीपी में जब इन्वेस्टमेंट करी है तो क्या मैं कोई ऑडिट रिस्क इसके ऊपर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? मैडम पीपी में इन्वेस्टमेंट करी है, क्या मैं कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? पीपी के ऊपर दो ही है स्टैंडर्ड भाई, IAS 16 है, IAS 36 है। एग्जैक्टली सर। अब जो मेरा रिस्क है वो 36 के हिसाब से नहीं है, वो मेरा रिस्क किसके हिसाब से? कि भाई प्लांट एंड मशीनरी में जो आपने एडिशंस करी है उसको आपने क्या कर दिया है? कैपिटलाइज कर दिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने कैपिटलाइज करा हो शायद वो कैपिटलाइज नेचर का ना हो, बल्कि कौन से नेचर का हो? रेवेन्यू नेचर का। और वो कहाँ क्लासिफाई होना चाहिए? पीएनएल में क्लासिफाई होना चाहिए। और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया उसको? मैं कहूंगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट इन property plant and equipment, therefore there is a risk of overstatement of PP। अगेन पीपी की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, राइट का मसला नहीं है, किस चीज का है? वैल्यूएशन। जब मैं वैल्यूएशन पे आता हूं तो मेरे पास दो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है, एक IAS 16 है, दूसरा IAS 36 है, ऐसा ही है। एक IAS 16 है, अब यहाँ पे 36 का तो रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं ऑलरेडी। 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 का एक कंपोनेंट है मेरे पास कॉस्ट, दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास सब्सिक्वेंट कॉस्ट, जो आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। IAS 16 के हिसाब से और मेरे पास चीज आ रही होती है क्या? डेप्रिसिएशन। और मेरे पास आ रहा होता है क्या? यूजफुल लाइफ। और मेरे पास क्या आ रहा होता है? डेप्रिसिएशन। ना डेप्रिसिएशन का मसला है, ना यूजफुल लाइफ का मसला है, ना मेथड का मसला है, ना कॉस्ट का मसला है। किस चीज का मसला है? आपने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में शायद कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करे होंगे, और वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शायद किससे पर्टेन करते होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पर्टेन करते होंगे, और आपने फिर भी इसको क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज। तो आपने फॉरन से एक और रिस्क आइडेंटिफाई करा कि एज पर IAS 16 शायद कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, और उसके बावजूद मैनेजमेंट ने वो अमाउंट्स क्या कर दी? कैपिटलाइज कर दी। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ रही है? सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम प्यारे बच्चों आपके लिए क्या होगा? आपने रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना था। आपकी सोच कहां तक गई? आपकी सोच गई पीपी की इंपेयरमेंट तक। आपकी सोच कहां तक गई? आपकी सोच गई सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से पीपी इंपेयर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं रेवेन्यू का डिक्लाइन भी हुआ है, पीपी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी हुआ है, इसके बावजूद पीपी में एक इंपेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो आपने सिर्फ एक रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करा, मैंने अपने सवाल में एक से ज्यादा रिस्क, और आगे जाके मैं इसको 3-4 कर दूंगा। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, मैंने अगेन एक बात करी कि रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह से किस चीज का रिस्क है? इन्वेंट्री का। प्यारे बच्चों सवाल को देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, क्या सिर्फ रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क है? एक मिनट दे रहा हूं, सुकून से देखें। क्या सिर्फ रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से, क्या इज दिस दी ओनली रिस्क फैक्टर? नहीं, देयर इज वन मोर रिस्क फैक्टर। क्या है? सर मेरा सिर्फ रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं हुआ, बल्कि इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी इंक्रीज करे। अगर आप इन्वेंट्री का स्टॉक इन ट्रेड देखें तो आपका इन्वेंट्री का स्टॉक इन ट्रेड 13 अरब रुपए से बढ़ के 16 अरब रुपए पे जा चुका है। जब आपकी परचेजेस भी इस साल कम, जब इस साल आपने परचेजेस कम करी है तो आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग भी क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस कम होने के बावजूद आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग क्या है? ज्यादा। क्यों? बिकॉज आपके रेवेन्यू क्या करें? डिक्लाइन करें, प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आपका, पहले एक इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आपका 30 दिन आ रहा होगा, 45 दिन आ रहा होगा। तो पिछले साल एक इन्वेंट्री को बेचने में 30 दिन लगते थे, अब यही इन्वेंट्री को बेचने में आपको, इट मींस आपको मुश्किलात पेश आ रही है। आपकी इन्वेंट्री ओल्ड हो चुकी है, आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, कस्टमर आपकी इन्वेंट्री नहीं खरीदना चाहता, मार्केट में शायद कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है, मार्केट में शायद कोई लेटेस्ट technology, it could be any factor, therefore there is a risk of overstatement of inventory, because inventory may have been
impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IS2। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? देखें सबसे ट्रिकी पार्ट ये होगा आपका, ये सारे रिस्क फैक्टर सारे डिफाइन करने प्यारे बच्चों। अगर आपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं करे, सवाल में आपसे कह रहे हैं मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके दे, तो रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे क्या ढूंढना है? रिस्क। अगर आपने सवाल में सारे रिस्क फैक्टर्स को नहीं ढूंढे, आप कभी भी ये, अगर इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का एक रिस्क है, ये सुनिएगा, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ आपसे, ये सुनिएगा मेरी बात को आपसे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक रिस्क फैक्टर से आप 3 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन। रेवेन्यू के डिक्रीज से पीपी की इंपेयरमेंट का भी मसला, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का मसला, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 रिस्क फैक्टर से आप सिर्फ एक ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीपी बढ़ रहा है, रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, तो 2 रिस्क फैक्टर्स है, इन रिस्क फैक्टर की वजह से इन्वेंट्री की और पीपी की इंपेयरमेंट का एक रिस्क है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये वाला जो बॉक्स है ना आपका, जो आपने सवाल से ढूंढना है, सवाल से ढूंढने की अगर आपकी एबिलिटी बढ़ गई, काबिलियत बढ़ गई, आप बड़े आराम से वो दुनिया जहां का सवाल पूछकर कर सकते हैं। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब सर ये है, मैंने स्टॉक इन ट्रेड को भी देख लिया, मैंने पीपी को भी देख लिया। क्या इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई रिस्क है? भाई अगर आप कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई रिस्क है, कितने लोग कह रहे हैं सर इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई रिस्क है? छेती छेती एग्री करते हैं? क्यों? आपकी सेल्स क्या हो रही है? डिक्लाइन कर रही है। आपका रेवेन्यू क्या कर रहा है? आपका रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन आपके इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल क्या कर रही है? इंक्रीज। सर ये जो है ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एनालिटिकली अगर मैं देखूं तो रेवेन्यू कम हो रहा है, तो रिसीवेबल भी क्या होना चाहिए? कम। लेकिन रिसीवेबल क्या हो रहा है? इट मींस कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट, जब कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा तो इट मींस क्या, किस चीज का रिस्क है? बैड डेट एक्सपेंस। तो आपने कहा रेवेन्यू का डिक्लाइन हो रहा है लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है। प्लस आप एक और चीज भी कह सकते हैं, आप रिसीवेबल टर्नओवर डेज भी उसको बता सकते हैं। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, के मैनेजमेंट ने अकाउंट रिसीवेबल की प्रोविजनिंग एज पर IFRS 9 ना की हो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? या आप कह सकते हैं कुछ रिसीवेबल बैड डेट हो चुके हो, मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस एज पर IFRS 9 रिकॉर्ड ना कि। फिर इसकी टेक्निकलिटी में बाद में जाएंगे, ECL मॉडल का भी वर्ड लिखेंगे, लॉस गिवन डिफॉल्ट का भी वर्ड लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का भी वर्ड लिखेंगे। जब जैसे से आप ये IFRS पढ़ते रहेंगे और इस सेशन को हम देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से फिर इसको ड्राफ्ट करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? किसी ने भी आंसर नोट नहीं करना है, ऐसी मेरी बात सुननी है। अभी जब मैं टाइम दूं आपको ड्राफ्टिंग का तब ड्राफ्ट करना है, और जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो फिर आपने मुझे देखना है, फिर आपने आंसर्स वगैरह ड्राफ्ट नहीं करने के। यहाँ तक बात आपको समझ आती है? क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? तो अगर आप देख रहे हैं ये कॉमन है ये, लेकिन साथ में मैंने जो लिंकिंग करी है वो डिफरेंट करी है, और जब मैंने डिफरेंट करी है तभी मैंने 3 सेपरेट एक अच्छे रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया प्यारे बच्चों। यहाँ बच्चा लैंड कर जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? क्लियर है? 1 मिनट दे रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इसको नोट करें, और अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछे छेती छेती। कि आपको जब अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको पता चल सकेगा यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं आंसर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये सर ने मुझे टेक्निक्स बताई थी, इस सवाल में मैंने ऐसी चीजें देखना है। जब तक आप हर सवाल को देखें, हर सवाल में कोई ना कोई लर्निंग होगी, जब तक वो लर्निंग आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे अपने रजिस्टर में, फिर प्रैक्टिस और रिवीजन का मतलब क्या है कि वो सारी टेक्निक को आपने एक कागज के पर्चे पे जॉट डाउन कर लिया कि यार अगर ऑडिट इसका सवाल है ना, पेपर है मेरा कल लैट से, तो मैंने इसमें सिर्फ इन 10-15 टेक्निक्स को देखना है, इसको याद रखना है कि पेपर में मुझसे इनमें से कोई टेक्निक मिस ना हो जाए। आप इस पेपर से एक दिन पहले प्यारे बच्चों आप ऑडिट इसके 10 सवाल की प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो जो टेक्निक्स मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट करके रखें ताकि पेपर से पहले उन टेक्निक्स हैंडआउट्स को अगर हम देख के जाए तो पेपर पास ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप एक अच्छा रजिस्टर मेंटेन करेंगे। क्या तक बात समझ आ रही है? अशद खान, यही तो रिस्क फैक्टर है बेटा कि रेवेन्यू डिक्लाइन कर रही है और उसके बावजूद आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री।
क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई सबके? थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर मैं बैलेंस शीट और पीएनएल को देखूं, क्या डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर कोई रिस्क है भाई? क्या डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर कोई रिस्क है? 2 मिनट दे रहा हूं मुझे, डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर रिस्क फैक्टर और रिस्क ड्राफ्ट करके दे। छेती छेती बच्चों चले, डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर रिस्क फैक्टर और ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करके दे। दी हुई होती है ना, उसको देख के आप कभी भी रिस्क आइडेंटिफाई, और जो चीज नहीं दी हुई होती है उसकी एजम्पशंस लेके आप क्या कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो रिस्क गलत है भाई, रिस्क कुड बी एनीथिंग, रिस्क कुड बी एनीथिंग, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। द पॉइंट इज, जो उसने आपको सवाल में इंफॉर्मेशन दी और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा मुझे ये 10 रिस्क आइडेंटिफाई करके देगा, आप पहले वो 10 रिस्क आइडेंटिफाई, फिर आपके पास टाइम बचता है, आपके अंदर मस्ती है, फिर आप 12 रिस्क भी करें, आप 13 रिस्क भी करें, बट जो पहले 10 रिस्क उसका आंसर है और जो आपका आंसर होना चाहिए वो तो एटलीस्ट मैच करें, उसके बाद आप करते रहे। बिकॉज आप ऑडिट रिस्क में 10 रिस्क भी लिखेंगे ना, उस 10 रिस्क के 3 क्वेश्चन भी लिखेंगे, ये आपके 40-50 मिनट आराम से ले जाएगा। तो आपका घंटा पौना घंटा तो पहला सवाल ही ले जाता है, कौन सा, और फिर उसके बाद एक पूरी दुनिया होती है सवालों की, ठीक है। तो कोशिश करना है हमने इसको बड़ा प्रिसाइज, बड़ा एक्यूरेट और टू द पॉइंट जितने रिस्क सवाल में आ सकते हैं, जो एब्सोल्यूट है वो हमने फौरन से लिख के ड्राफ्ट करना है। डन हो गया भाई? चले भाई, छेदी छेदी डेफर्ड टैक्स। मिनहाल बहुत जबरदस्त, बट कोशिश करें इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड का वर्ड लिख दे और उस स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है टू रिकॉर्ड द डेफर्ड टैक्स एसेट, वो 2-3 वर्ड अगर आप लिख देंगे ना, आंसर बड़ा बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मिदाद अगेन बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन देखें कौन सा वाला प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट, डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉग्निशन किस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होती है। ये कुछ टेक्निकल चीज है, ये याद होनी चाहिए हमें। बेहतरीन, टैक्सेबल प्रॉफिट, जबरदस्त जबरदस्त। इस अपने रिस्क ड्राफ्ट करना है, फिजिकल वालों, मैंने आंसर चेक करना है आपका, लिखे जल्दी से, चले छेती छेती। मैंने कहा क्या, मैंने कहा यार कंपनी के रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। कंपनी के प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या कर रहा है, डिक्लाइन। और मैंने कहा अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को देखूं तो डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ रहा है। डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा होगा बिकॉज कंपनी की कुछ टैक्सेबल लॉसेज होंगे। भाई FR2 में पढ़ा हुआ है ना यार आप लोगों ने, क्यों डेफर्ड टैक्स नहीं पढ़ा हुआ हमने क्या? तो भाई टैक्स लॉसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स होते हैं ना यार, डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं। एक लॉसेस है, आगे जाके मेरी इनकम से क्या हो जाएंगे, आगे जाके मेरी इनकम आएगी तो मुझे पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो आज के लॉसेस है उससे वो इनकम क्या हो जाएगी, ऑफसेट। जब उससे वो इनकम ऑफसेट हो जाएगी तो मुझे आगे जाके कोई पे करने की जरूरत, जब पे करने की जरूरत है तो मेरे पास एक एसेट है जो आज नहीं है, जो कि थोड़ा सा डेफर्ड है, 1 साल 2 साल, तभी मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको डेफर्ड टैक्स एसेट कहता हूँ। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका एसेट नहीं है, सुनिएगा मेरी बात को, ये क्या है, ये डेफर्ड है, ये आगे जाके क्या होगा आपको रियलाइज होगा। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो मैंने कहा भाई रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, जीपी भी कम हो रहा है और कंपनी का डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ रहा है। मैंने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। अब मैंने कहा डेफर्ड, मेरी बात सुनिएगा गौर से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या मसला है, टैक्स रेट का मसला हो सकता है भाई, टैक्स रेट का मसला हो सकता है, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसका मसला हो सकता है, बट ये मसला तो तब भी होता जब कंपनी प्रॉफिट में होती। मेरे सवाल का जवाब, ये मसला तो तब भी होता, ये रिस्क तो तब भी, ये रिस्क तो पीएनजी में भी है, ये रिस्क जिलेट में भी है, लेकिन पीआईए में एक ऐसा रिस्क है जो कि जिलेट में नहीं होगा नॉर्मली।
कौन सा वाला? पीआईए में डेफर्ड टैक्स के ऊपर एक ऐसा रिस्क होगा जो कि जिलेट और पीआईए और यूनिलीवर में नहीं होगा। कौन सा होगा? मुझे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? देखें मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा मसला किस चीज़ का है, मेरा मसला है IAS 12 का, ठीक है जी। चूंकि IAS 12 का मसला है तो IAS 12 में मसला मेरे पास टैक्स रेट का भी हो सकता है कि कंपनी ने रेट गलत लिया हो, मसला हो सकता है डिडक्शंस का कि जो डिडक्शंस मैंने करी हो, जो एडजस्टमेंट मैंने करी हो वो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20% में डेप्रिशिएट करना है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी 10% है तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक भी करेंगे, इनकम टैक्स वाला लेस करेंगे, सारी एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से डिडक्शन सही ना। बट देखिए ये मैं आपको समझ, ये रिस्क तो हर क्लाइंट पे मौजूद होगा ना भाई, जहां डेफर्ड टैक्स होगा ये रिस्क तो हर क्लाइंट पे मौजूद होगा, इस क्लाइंट पे भी ये रिस्क लिखोगे तो फायदा क्या? सवाल की रिस्क फैक्टर को मैं देखूं तो कंपनी के रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, कंपनी का डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी ने जो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किए हुए, डेफर्ड टैक्स एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है प्यारे बच्चों? मैं कब डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? जब फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल हो, जब फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल, ये वर्ड सुने हुए आप लोगों ने कभी? जब फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल होंगे मैं तभी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज, अगर आप कहें तो मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक कंपनी है 2020 का ऑडिट कर रही है, उसके पास टैक्सेबल लॉसेस हैं कितने के? 100 मिलियन के। ये 100 मिलियन के इसके लॉसेस पड़े हुए, सही है। इन लॉसेस का मतलब क्या है और ये लॉसेस क्या हो सकते हैं? ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 21, 22, 23, 24, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं ना यार, ये तो पढ़ा हुआ होगा ना आप लोगों ने। तो मैं इसको कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? 2026। इट मींस अगले 6 सालों में अगर मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाए 100 मिलियन की, तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं देनी पड़ेगी? बिकॉज ये लॉसेस इससे क्या हो जाएंगे? एडजस्ट। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। 2021 में मेरी टैक्सेबल इनकम आई कितने की? 30 मिलियन की। मैं कोई भी टैक्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा बिकॉज 100 मिलियन के जो टैक्सेबल लॉसेस हैं इससे क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। मेरी टैक्सेबल इनकम क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। फिर मेरे पास कितने रह गए? 70 मिलियन रह गया। फिर आगे जाऊंगा फिर कोई टैक्सेबल इनकम आएगी। प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड कहते हैं जो 100 मिलियन है ना, इसका एक टैक्स रेट होगा, कितना होगा? लेट से 30%। आप 30 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लें। क्यों रिकॉर्ड कर लें? बिकॉज ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रियलाइज। अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनिएगा, क्या पाकिस्तान स्टील मिल में टैक्सेबल लॉसेस आ रहे होंगे? अच्छा चलिए आप जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान स्टील मिल में टैक्सेबल लॉस, क्या वो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। जब फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ही नहीं होगी तो इट मींस लॉसेस कभी भी एडजस्ट, और इन लॉसेस की एक लाइफ है, कितनी लाइफ है? 6 साल की लाइफ है। तो इट मींस टैक्सेबल इनकम तो फ्यूचर में कभी, ये टैक्सेबल लॉसेस तो फ्यूचर में कभी भी रियलाइज, और एक वक्त आएगा जब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक्सपायर्ड हो जाएंगे। जब लॉसेस एक्सपायर्ड होंगे तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो जनरल ने एक बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट करी है कि आप जो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं ये आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट, आप पीपी को तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिस इंटेंशन के लिए वो लिया गया था और वो अवेलेबल फॉर यूज। हर किसी का कोई ना कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों। डेफर्ड टैक्स एसेट का भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि अगर टैक्सेबल लॉसेस पे आपने डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करे हैं तो इसको आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल हो। मेरा रिस्क ये है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों? बिकॉज शायद सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में अवेलेबल ना हो, उसके बावजूद मैनेजमेंट ने डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर दिया हो, व्हिच इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 12। क्या यहां तक बात समझ आती है? टैक्स रेट का रिस्क था कयामत रहेगा, यहाँ पर डिडक्शन का रिस्क था कयामत रहेगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन से मुझे रेलेवेंट ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अगर आप सवाल में ये कह रहे हैं कि कंपनी के लॉसेस है और रिस्क आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टैक्स रेट गलत लिया हुआ, तो इट मींस ये दोनों चीजें आपस में कोलैबोरेट नहीं हो रही। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों के यहाँ तक क्लियर हो बेटा? हेलो।
जहां आपके हिसाब से कि आपने रिकॉग्नाइज बिल्कुल सही किया, फिर उसके बाद अगले रिस्क आता है कि कंपनी ने टैक्स रेट गलत लिया होगा, कंपनी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं किया, फिर वो रिस्क आता है। प्राइमरीली तो आपने चैलेंज किस चीज़ को करना है, रिकॉग्निशन को चैलेंज करना है कि जी कंपनी ने रिकॉग्नाइज सही नहीं किया होगा। क्या बात समझ आती है बच्चों? नोट करें इसको, मुझे 1 सेकंड दे। हेलो, हाँ यहाँ तक बात समझ आती है भाई सबके? अच्छा, बेहतरीन हो गया। तो हमने डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैं आगे एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने वो आइडेंटिफाई करना है। During the course of the audit, you came to know that there have been 37 instances of serious accidents involving the newly manufactured cars where the company had to pay compensation aggregating rupees 145 million plus cost of repair amounting to rupees 14 million. कोई रिस्क किस पे? प्यारे बच्चों, कोई रिस्क किस पे? प्रोविजन का रिस्क हो सकता है। मैंने कहा कि भाई जो सीरियस एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो सीरियस एक्सीडेंट्स हुए हैं, इस सीरियस एक्सीडेंट्स की वजह से और कंपनी को क्या करना पड़ा, एक अमाउंट पे करनी पड़ रही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी का मसला नहीं है, वो तो अलग प्रोविजनिंग है। जो मैंने कंपनसेशन पे करनी है, जो मैंने कंपनसेट करना है अमाउंट को, इसके प्रोविजन के ऊपर एक रिस्क हो सकता है। लेट से प्रोविजन फॉर कंपनसेशन पे एक रिस्क हो सकता है। किस हिसाब से रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट ने प्रोविजन एज पर IS 37 एडिक्वेट रिकॉर्ड ना किया हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अभी देखे ना जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर कोई 2.2 बिलियन डॉलर का पेनल्टी लगा यूएस कोर्ट में। तो उसने कहा कि जो वो एक प्रोडक्ट बना रहा था, उस प्रोडक्ट से बच्चों में या वुमेन में कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो फिर जब स्टडी किया तो कुछ पता ना 20 वुमेन को इसकी वजह से एक कैंसर हुआ था, बिकॉज उनका जो एक इंग्रेडिएंट था वो शायद उसको कैंसर। तो 2.2 बिलियन डॉलर की पेनल्टी। तो ये प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं है, लेकिन इसकी प्रोविजन भी किसके हिसाब से होगी? IS 37 के हिसाब से होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैंने कहा भाई एक रिस्क है कि शायद कंपनी ने प्रोविजन एडिक्वेट ना। क्या इस इंफॉर्मेशन को मैडम इसके अलावा कहीं और यूज कर सकता हूँ? क्या इस इंफॉर्मेशन को मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ? सोचे, 1 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से सोचो। सही कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ बताएगा कोई? समझाएगा कोई? कोई समझाएगा? जल्दी से, छेती दिमाग लगाए थोड़ा। Due to the revenue has been declined significantly. However, the property, plant and equipment has been increased by rupees this, plus there is a serious accidents in a newly manufactured car. Therefore, there is a risk of overstatement of PP because PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IS 36। का ये बात समझ आ रही है आपको? क्या कहा मैंने? वापस से रिपीट करें, क्या कहा मैंने? नहीं, समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं को? ये समझाएगा सर? यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू का डिक्लाइन रिस्क फैक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पीपी का इंक्रीज होना रिस्क फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एक और रिस्क फैक्टर है। आप सोचे ना, आप एक नई गाड़ी बना रहे हैं, तो नई गाड़ी ऐसे तो नहीं बनी होगी ना, नए प्लांट से बनी होगी ना। आपने एक नया प्लांट लिया, उस नए प्लांट से आप नई गाड़ी बना रहे हैं। क्या आपकी नई गाड़ी बिक रही है? क्या आपकी नई गाड़ी बिकेगी? जब मार्केट में ये न्यूज, एक जमाने में याद है नोट 7 कोई नहीं खरीदता था, क्यों भाई? एक जमाने में नोट 7 कोई भी नहीं खरीदता था, ब्लास्ट होता था उससे।
भाई PIA जैसे मैं कहा था कि जिसके पास नोट 7 होगा हम उसको प्लेन में नहीं बैठने देंगे। ये पता है आप लोगों को? नोट 7 में एक टेक्निकल डिफॉल्ट आया था जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जरा शूट अप करता था, वो ब्लास्ट हो जाता था, सही है। तो उस पे हमारी PIA जैसी जो कि खाली चलती है उसने भी कहा था भाई जिस बंदे के पास नोट 7 होगा हम उसको प्लेन में क्यों नहीं करने देंगे भाई, बिकॉज आप मुझे पता है नोट 7 3310 वाले प्लांट से तो नहीं बना होगा ना। नोट 7 के लिए एक अलग प्लांट एक इन्वेस्टमेंट की होगी, जब इन्वेस्टमेंट करिए एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की होगी, तो क्या वो प्लांट से सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट हो सकता है जिससे नोट 7 बनाना था? इट मींस शायद ये प्लांट क्या हो चुका है, लेकिन सिर्फ प्लांट के इम्पेयरमेंट का मसला थोड़ी, जो नोट 7 इन्वेंट्री में पड़ी हुई है तो सिर्फ रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से इन्वेंट्री के इम्पेयरमेंट का मसला नहीं है। रेवेन्यू के डिक्लाइन होने की वजह से प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ने की वजह से इन्वेंट्री के इम्पेयरमेंट का रिस्क नहीं है। रेवेन्यू का डिक्लाइन होना, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ना और जो आपकी इन्वेंट्री में एक सीरियस डिफेक्ट आया है इसकी वजह से एक रिस्क है। और रिस्क क्या है कि जी इन्वेंट्री शायद आपकी क्या हो चुकी है, इम्पेयर। तो अगर इस सवाल, अब बच्चा क्या कहता है, आप एक चीज गौर करिएगा, क्या लास्ट क्लास में हमने पीपी का रिस्क आइडेंटिफाई किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने पीपी का रिस्क भी आइडेंटिफाई किया था, लास्ट क्लास में हमने रिसीवेबल का भी रिस्क आइडेंटिफाई किया था। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, जब मैं लास्ट सवाल किया था उसमें पीपी की इंपेयरमेंट का भी रिस्क था, लास्ट सवाल में रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का भी रिस्क था। दोनों रिस्क सेम है, चेंज क्या है? चेंज क्या है? चेंज इज ओनली दी रिस्क फैक्टर प्यारे बच्चों। और जब चेंज रिस्क फैक्टर हो रहा है और अगर आप रिस्क फैक्टर सारे आइडेंटिफाई ना करें प्यारे बच्चों, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स मिले? एक ही तो चीज वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो देखिए होता क्या है, बच्चा रिस्क करके लगा लेता है कि भाई पीपी का रिस्क होगा तो मैं ये रिस्क लेके आ जाऊंगा, पीपी की इंपेयरमेंट का। जो एनालिटिकली साउंड होगा उसको क्या करेगा, वो रिस्क फैक्टर्स हाईलाइट करेगा, जिसने रिस्क फैक्टर अच्छे हाईलाइट कर लिया और कहा जी इसकी वजह से इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का मसला हो सकता है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? तो रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, और लिखा हुआ क्या है, सवाल में लिखा हुआ। वो अक्सर जो एग्जाम में कमेंट्स आता है ना, बच्चा सवाल से रीड नहीं करता, बच्चा रेलेवेंट आंसर नहीं देता। रेलेवेंट आंसर क्यों नहीं दे रहा होता? बिकॉज जो रिस्क फैक्टर्स है पहले तो रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, और उस रिस्क फैक्टर की वजह से जो रेलेवेंट रिस्क हो सकता है मैं उसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो बड़ा जरूरी है कि मैं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करूं। तो लास्ट क्लास में भी पीपी का रिस्क पढ़ा, इस क्लास में पीपी का रिस्क पढ़ा, ये दोनों आईएमपी के सवाल थे, लेकिन दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है कि रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे ज्यादा दिए हुए थे, कुछ नंबर्स में दिए हुए थे, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में दिए हुए थे, कुछ नीचे नंबर्स के नीचे इन्फॉर्मेशन। उन सारे नंबर्स को देख के सवाल को तमीज से पढ़ के बच्चा नॉर्मली क्या गलती करता है, पहला पैराग्राफ पढ़ा और कंक्लूड कर लिया कि पीपी के इम्पेयरमेंट पे रिस्क है। और डिफरेंट आपने सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ना, सवाल में जहां आपको एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो रहे हो वो आपने सारे एक साथ लिख लो। आपने कहना इन इनकी वजह से पीपी की इंपेयरमेंट पे रिस्क हो सकता है, इन की वजह से इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट पे रिस्क हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? बैटरी चले नहीं बिकेगी ना, कौन खरीदेगा? आपने जो प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क आइडेंटिफाई किया था ना, आपने यहाँ पे ये कहना था एक तो प्रोविजन फॉर वारंटी प्लस सीरियस एक्सीडेंट्स। जब आपको पता चल चुका है सीरियस एक्सीडेंट, अब जब आपका एस्टिमेट है कि 10,000 गाड़ियां, 10,000 गाड़ियां नहीं आएंगी, आप 1 लाख गाड़ियां आपके पास आएंगी, इट मींस प्रोविजन फॉर वारंटी मैनेजमेंट एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं किया गया। पीछे आ जाए, आंसर आ रहा है आपके पास। तो मैं आपसे तभी कह रहा हूँ आंसर को नोट करने के ऊपर ना जाए, जिन टेक्निक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ टेक्निक्स को जॉट डाउन करें, जो आपने लिखा जो मैं बता रहा हूँ वहां पे जो फर्क आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करें, तभी ये पर्चा पास होगा, वरना इस पर्चे को पास करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों सुने, revenue recognition accounting policy. ML assembles, manufactures a wide range of motor vehicles. All motor vehicles sold by the company are under warranty up to a mileage of and are also eligible for free service every। ये मैंने कहाँ से छापा है भाई? मैंने कहा therefore there is a risk of misstatement of revenue because there are more than one performance obligation, each of which may have different revenue recognition criteria and management may not have recorded the revenue in accordance with the requirement of IFRS 15। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मैंने दूसरा रिस्क आइडेंटिफाई किया प्रोविजन फॉर वारंटी का। All motor vehicles sold by the company are under warranty up to a mileage of
50,000 किलोमीटर प्लस, प्लस क्या लिखूं, आपने लिखवाना है, प्लस देयर वाज अ serious accidents in a newly manufactured car, therefore there is a risk of understatement of provision for warranty, because provision for warranty may not be recorded as per, बच्चों, as per IS 37. There have been 37 instances of serious accidents involving the newly manufactured cars where the company had to pay compensation aggregating rupees 145 million plus the cost of repair amounting to rupees 14 million. Therefore, there is a risk of understatement of provision or compensation, because provision for compensation may not have been recorded as per, मैंने अगर आप देखें मैंने रिस्क में नीचे और लिखता रहा हूं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक ड्राफ्टिंग है, सारी एडवांस ड्राफ्टिंग इसके अंदर इंक्लूड होगी। Installment receivable. The installment receivable has been increased by rupees 500 million. However, revenue has been decreased by rupees 16 billion. Therefore, there is a risk of overstatement installment receivable, because certain installment receivable may be long outstanding and have been impaired, and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IFRS 9. क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? Provision for inventory. The inventory has been increased by rupees 3 billion due to the serious defects of the newly manufactured car plus decline in sales. Therefore, there is a risk of overstatement of inventory, because inventory may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IS2. There has been a significant increase in PP by rupees 2.1 billion. However, revenue has been decreased significantly. Further, there are some serious defects in the newly, मैंने 3 रिस्पेक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, और तीनों रिस्पेक्टर डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखे हुए थे। Therefore, there is a risk of overstatement of PP, because PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IS 36. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये एक अच्छा आंसर है, सही है, और इस अच्छे आंसर को हमने मजीद इम्प्रूव करना, मजीद इम्प्रूव करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सवाल में क्या ढूंढना है? रिस्पेक्टर। तो हम इसकी प्रैक्टिस करें। जहां रिस्पेक्टर ढूंढ लिया, रिस्क कैसे ड्राफ्ट करना है, कौन से IFRS पिक करना है, IFRS कैसे रेलेवेंट रिक्वायरमेंट अगला टारगेट दिया, जहां ये टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, फिर जब हम प्रोसेस पढ़ लेंगे, फिर हम इन सवालों को प्यारे बच्चों वापस से पहले होगा, फिर उस वक्त हमारा तीसरा टारगेट क्या होगा? सर ये रिस्क है, इस वजह से रिस्क है, ये रिस्क हो सकते हैं, चूंकि ये रिस्क हो सकते हैं तो मेरा प्रोसीजर भी इन्हें रिस्क को एड्रेस करे, फिर हमारा तीसरा टारगेट होगा। तभी तो 24-25 नंबर रखे हैं उसके सवाल, और पहला सवाल ये आता है 24-25 नंबर का। क्या याद बात समझ आती है? आप में से किसी का कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकता है। और अब एक चीज, मैंने वैसे खैर लास्ट वीक कहा था बट थोड़ा सा बिजी था मैं इस वीक, कल आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दे दिया जाएगा, एक पास्ट पेपर, इट कुड बी ACCA क्वेश्चन, इट कुड बी ICW क्वेश्चन, आपको सवाल दे दिया जाएगा ताकि आप क्या करें, तो सवाल को घर से प्रैक्टिस कर आए, ताकि अगली क्लास में आप आए तो हम उस सवाल को फौरन से डिस्कस करें। इससे होगा ये कि अगर आप घर में आधा पौना घंटा मेहनत करेंगे तो हम 1.5-2 घंटे क्लास में हम 2-3 सवाल आराम से कर, हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे, हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। अभी देखें, अगर क्लास में हमें सवाल रीडिंग में 15 मिनट जाया हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चा फिजिकल भी आ रहा है तो मैं नहीं चाहता कि उसका 15 मिनट यहाँ पे आके रीडिंग टाइम से आया हो, वो क्या हो, वो सवाल घर से रीड कर आए, घर से ड्राफ्ट कर आए, ताकि जब हम क्लास में डिस्कस करें तो वो ये आइडेंटिफाई कर ले, हाँ यार ये 4 चीजें मुझसे मिस हो गई, इन 3 चीजों को मैंने ऐसे ड्राफ्ट किया था, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ड्राफ्ट कर सकता हूँ। वो अपने एक स्टैंडर्ड आंसर में इन चीजों को हाईलाइट कर सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमने इंशाल्लाह इसको इस तरीके से लेके चलना, हम दोनों मिलकर अगर मेहनत करेंगे तभी जाके पास होने के चांसेस ज्यादा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अगली क्लास में। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और जो भी कोई असाइनमेंट दो खुदा का वास्ता इसको कर लीजिएगा बच्चों। बहुत शुक्रिया।